हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी जीएस। मैं हूं अनामिका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 200 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये आप लोग सबको पता है। जैसा पहले प्रीलिम्स में था, एसएससी के प्रीलिम्स में, और जीके जीएस का इम्पोर्टेंस सिर्फ प्रीलिम्स में था, लेकिन इस बार से क्या है कि मेंस में भी इसका योगदान बढ़ गया है। आप लोग को कट ऑफ क्लियर करने में इसका काफ़ी हद तक योगदान रहेगा। इसी के मद्देनज़र ट्रिकी जीएस आप लोग के लिए टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लाने वाली है। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कार के एयर बैग में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये है आपका सोडियम एजाइड। ये कार के गैस में कार के एयर बैग में भरी जाती है। सेकेंड यहाँ पे है जुड़वा खनिज कौन कौन से हैं? तो ये है सीसा और जस्ता, यानी कि लेड और जिंक। थर्ड यहाँ पे है गुब्बारे में या एयर जेट के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? ये भरी जाती है हीलियम। फोर्थ है यहाँ पे फलों को पकाने में किसका प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग होता है, जिसे इथाइलिन भी बोलते हैं। तो या तो एग्जाम में एसिटिलीन आ सकता है या तो इथाइलिन आएगा, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। एसिटिलीन भी आ सकता है और इथाइलिन भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, यानी कि एसिड रेन। एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सिक्स्थ है यहाँ पे आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। नेक्स्ट यहाँ पे है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। नेक्स्ट यहाँ पे अम्लराज का रासायनिक नाम क्या है? तो अम्लराज का रासायनिक नाम एक्वारेजिया है। 9 है यहाँ पे, नाइन्थ विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम विटामिन B12 का क्या है? तो ये नाम है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे है बाइल जूस किसके द्वारा सिक्रीट होता है, यानी कि स्रावित होता है? किसके द्वारा स्रावित होता है? तो होता है लीवर। लीवर जिसे इसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। लीवर को हिंदी में यकृत बोला जाता है। 14th है यहाँ पे जंगल से उत्पादित पदार्थों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये सिल्वीकल्चर कहा जाता है। जंगल से जो उत्पादित पदार्थ है, जैसे जड़ी बूटी हुए, उस टाइप के पदार्थों को क्या बोला जाता है? तो इसे सिल्वीकल्चर, उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है? उसे सिल्वीकल्चर बोला जाता है। जैसे है कि सब्जियों के उत्पादन को क्या बोला जाता है? तो ओलेरीकल्चर। फलों के उत्पादन को क्या बोला जाता है? तो पोमोलॉजी। अध्ययन को, फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो पोमोलॉजी। इस टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे स्लीपलेसनेस, यानी कि अनिद्रा के लिए इस्तेमाल होने वाला मेडिकल वर्ड क्या है? तो अनिद्रा को मेडिकल वर्ड में, यानी कि मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है इंसोम्निया। स्लीपलेसनेस यानी कि अनिद्रा को मेडिकल टर्म में इंसोम्निया बोला जाता है। 16th है यहाँ पे प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है। नेक्स्ट है यहाँ पे कीटों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? मिल्क में केसिन प्रोटीन होता है। मिल्क ऐसे दूध घर में कौन पी जाता है? बिल्ली पी जाती है, C4 कैट। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन है? तो C4 कैट, C4 केसिन। ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे
स्टडी ऑफ फिश यानी कि मछलियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा मछलियों के उत्पादन को, यानी कि फार्मिंग ऑफ फिश, फार्मिंग ऑफ फिश, फार्मिंग ऑफ फिश, फिश जिसे आप लोग ने पिसिकल्चर, PISCICULTURE पिसिकल्चर बोला जाता है। लेकिन अगर स्टडी ऑफ फिश तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पिसिकल्चर है, यहाँ पे होगा इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश इक्थियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोला जाता है? हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट यहाँ पे स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो उसे एग्रोनॉमी बोला जाता है। जो फसल उत्पादन किए जाते हैं उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो उसे एग्रोनॉमी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे डेंगू फीवर किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू फीवर किस मच्छर के काटने से होता है? तो वो है आपका एडिस एजिप्टिस मच्छर। और अगर मलेरिया की बात करें तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और डेंगू फीवर तो ये आपका एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? ये आपका वेरियोला वायरस के कारण होता है। आप वायरस की ट्रिक देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में, वायरस से जितने भी होने वाले रोग हैं उसकी छोटी सी ट्रिक बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है दांतों के विकार संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये फ्लोरीन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर, लीवर में स्टोर रहता है। यानी कि एक प्रश्न यहाँ भी हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर स्टोर होता है? लीवर में। और किस रूप में स्टोर होता है? तो आपका ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? अगर ह्यूमन की बात करें तो वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और पौधों में करें तो आपका स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लड प्रेशर मापने की मशीन को क्या बोला जाता है? बीपी मापने की मशीन को तो स्फैग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। स्फैग्नोमैनोमीटर ब्लड मापने की, बीपी मापने की मशीन को बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है बीपी को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? बीपी को कंट्रोल करने वाला तो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन है जो बीपी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लड प्रेशर की खोज किसने की? तो ये की स्टीफन हेल्स ने ब्लड प्रेशर की खोज की। नेक्स्ट है यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये आप सबको पता है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो लीवर यानी कि यकृत है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है यानी कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी तो क्या है? वो न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? वहाँ आपने लॉन्गेस्ट देखा था और यहाँ पे आप लार्जेस्ट या बिगेस्ट देखेंगे तो क्या है? वो है एग सेल यानी कि ओवम, जिसे ओवम बोला जाता है। मानव बॉडी की लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट हम लोगों ने देखा था न्यूरॉन्स, और लार्जेस्ट क्या है? तो वो एग सेल है जिसे ओवम बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो वो आपका ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है, पक्षियों के स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे थैलीसीमिया में क्या प्रभावित होता है? थैलीसीमिया तो इसमें क्या होता है? आपका आरबीसी ज़्यादा नष्ट होने लगता है। आरबीसी थैलीसीमिया जो डिजीज है उसमें आरबीसी ज़्यादा नष्ट होने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे है होम्योपैथी के फादर किन्हें बोला जाता है? होम्योपैथी के फादर किन्हें बोला जाता है? जिनका जन्म जो 10 अप्रैल को हुआ था, सैमुअल हैनमैन को होम्योपैथी का फादर बोला जाता है। सैमुअल हैनमैन को
इनका जन्म 10 अप्रैल के दिन होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है, यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो अगर बच्चों में बात करें तो वो रिकेट्स होता है, और अगर बड़ों की बात करें एडल्ट में तो वो आपका ओस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। अगर एग्जाम में पूछे कि बच्चे में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे आपका रिकेट्स सही आंसर होगा, और अगर बात करें एडल्ट में तो आपका ओस्टियोमलेशिया सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की। तो पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की थी। जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की। नेक्स्ट यहाँ पे है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो पेलाग्रा, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है हार्ट का नॉर्मल साउंड क्या होता है। हार्ट का नॉर्मल साउंड तो लब डब होता है, और एबनॉर्मल साउंड की बात करें तो वो मर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो लिम्फोसाइट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मलेरिया परजीवी की खोज किसने की। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, मलेरिया परजीवी की खोज। और मलेरिया में कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है। तो वो आपका है कुनैन नामक दवा का, पैरासीटामोल दवा का जो कुनैन से बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से आपका फाइलेरिया रोग होता है, जिसमें बॉडी पूरी स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट यहाँ पे है सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। सिल्क किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो वो लार्वा ऑफ सिल्क वर्म्स, जो सिल्क वर्म्स के लार्वा से सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की। बैक्टीरिया की खोज तो एंटनी वॉन ल्यूनहॉक ने की। एंटनी वॉन ल्यूनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये है आपके एंटनी ल्यूनहॉक। बैक्टीरिया की भी खोज की और माइक्रोबायोलॉजी की भी खोज की एंटनी ल्यूनहॉक ने। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लांट्स में एज काउंट करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। प्लांट्स में एज काउंट करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो ये आपका डेंड्रोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मक्का में परागन यानी कि पॉलिनेशन कैसे होता है। तो ये हवा के द्वारा मक्का में जो पॉलिनेशन है वो बाय एयर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक किस रंग में होता है, यानी कि जो सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस है वो किस रंग में होता है। तो आपका रेड और ब्लू, रेड और ब्लू में सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस होता है। अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम ग्रीन और वायलेट कलर में होता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट यहाँ पे है टाइफाइड, जिसे कि आंत का बुखार कहा जाता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड या आंत का बुखार तो आपका साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसके कारण टाइफाइड या आंत का बुखार होता है। टाइफाइड ऐसे क्या है, एक जल जनित रोग है, दूषित जल के पीने से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है यूनिवर्सल डोनर ब्लड कौन सा है। तो ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है, यानी कि ओ सबको दे सकता है बट किसी से सिर्फ ओ निगेटिव वाले से ले सकता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो आपका AB पॉजिटिव है जो सबसे ले सकता है लेकिन सिर्फ AB वाले को दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कोलेरा जर्म्स यानी कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की। कोलेरा जर्म्स डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने कोलेरा जर्म्स की खोज की। इफेक्टेड ऑर्गन, जो हैजा में कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। आहार नाल जहाँ हम लोग खाते हैं तो आप जो नली जाती है उसे आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो आपका इफेक्टेड ऑर्गन है। विब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण, किस जीवाणु के कारण होता है कोलेरा। तो आपका विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण कोलेरा रोग यानी कि हैजा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। सेल की खोज किसने की थी, यानी कोशिका की खोज।
तो रॉबर्ट हुक ने की थी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इनके नाम में भी रॉबर्ट आ रहा है लेकिन इनके नाम में भी रॉबर्ट आ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पे है दाद किस फंगस के कारण होता है, तो आपको माइक्रोस्पोर्म्स लेंसन फंगस का नाम है माइक्रोस्पोरम लेंसन, ये एक फंगस का नाम है जिसके कारण दाद होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है बीएमडी टेस्ट में बीएमडी का फुल फॉर्म क्या है, बीएमडी टेस्ट में बीएमडी का फुल फॉर्म तो आपका बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जो कि ओस्टियोपोरेसिया, जो हमने अभी पढ़ा ना कि ओस्टियोपोरेसिया जो एडल्ट में विटामिन डी के कमी के कारण होता है ओस्टियोपोरोसिया, तो उसमें आपका बीएमडी टेस्ट कराया जाता है, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट की आपके बोन का डेंसिटी कितना है। नेक्स्ट यहाँ पे इमेज को रेटिना से ब्रेन तक कौन पहुँचाता है, इमेज जो हम किसी इमेज को देखते हैं तो रेटिना से आँख से देखे, रेटिना से देखे तो उसे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, तो आपका पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व करता है, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट यहाँ पे पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन नॉट आइटम फंगी से इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस फंगी से पेनिसिलिन की खोज की गई थी, तो वो आपका है पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगी से। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टडी ऑफ फंगी, तो वो आपका माइकोलॉजी बोला जाता है, यानी फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी बोला जाता है। फाइकोलॉजी जनरली फाइकोलॉजी एग्जाम में आता है, तो आप एल्गोलॉजी भी याद रखेंगे, एल्गी से एल्गोलॉजी तो याद ही रहेगा, बट ये टर्म आप फाइकोलॉजी याद रखेंगे, स्टडी ऑफ एल्गी। नेक्स्ट यहाँ पे है फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी तो अर्नस्ट हैकल, अर्नस्ट हैकल, इससे इकोलॉजी, इससे अर्नस्ट हैकल, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मिलाने से क्या बनता है, तो कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मिलाने से वाटर गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है आरबीसी और डब्ल्यूसी का अनुपात क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूसीबी, तो आरबीसी आपका 600 एंड डब्ल्यूबीसी 1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है आपका मैसूर में। हम लोगों ने जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने एक वीडियो बना दिया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, सबको हमने ट्रिक से देखा है, सो आप वहाँ जाकर जरूर एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करें। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेनली कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सी गैस है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, तो वो आपका हैदराबाद में है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट यहाँ पे क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, क्रोमोसोम की खोज तो वेल्डेयर ने की थी क्रोमोसोम की खोज। नेक्स्ट यहाँ में विटामिन B2 की रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम तो राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 का। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टडी ऑफ ड्रीम, मतलब सपनों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो सपनों के अध्ययन को ओनियोरोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रीम यानी कि ओनियोरोलॉजी बोला जाता है सपनों के अध्ययन को। नेक्स्ट यहाँ पर है नेक्स्ट है ड्रीम्स को याद रखने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, ड्रीम को आपके सपने को याद रखने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो आपका विटामिन B6 जो कि चावल में पाया जाता है, विटामिन B6 आपका हेल्प करता है कि सपनों को याद रखने में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विपद नामपत्ति वाज गिवन बाय, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय यानी कि द्विपद नामपत्ति किसके द्वारा दिया गया, तो आपका
कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया। जीवों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर जो किताब विकासवाद का सिद्धांत किसने लिखा, तो ये लिखा आपका डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत पुस्तक किसने लिखा, वो लिखा आपका डार्विन ने। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे शरीर में आरबीसी की वृद्धि को क्या कहते हैं, तो ये बोला जाता है पॉलीसिथेमिया। आरबीसी जब बढ़ जाता है तो उसे पॉलीसिथेमिया बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी मतलब ह्यूमन बॉडी जो मानव शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, तो वो आपकी अरोटा है। अरोटा यानी जिसे हिंदी में महाधमनी बोला जाता है। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, सबसे बड़ी शिरा यानी कि भेन, लार्जेस्ट भेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो है आपका वेना कावा। वेना कावा सबसे बड़ी शिरा यानी कि सबसे बड़ी भेन है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोरोफिल का रंग किस एलिमेंट के कारण हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग हरा किस एलिमेंट के कारण होता है, वो आपका मैग्नीशियम के कारण, जिसे Mg लिखा जाता है। तो क्लोरोफिल का रंग किस एलिमेंट के कारण, तो मैग्नीशियम के कारण हरा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टडी ऑफ ग्रास। ग्रास के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो एग्रिस्टोलॉजी बोला जाता है ग्रास के अध्ययन को। नेक्स्ट यहाँ पे रेड सी का कलर लाल क्यों होता है, लाल सागर है, दैट मीन्स कि वो उसका पानी लाल होगा, तो वो क्यों होता है लाल, तो क्या है उसमें एक ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक ब्लू ग्रीन एल्गी जो पाया जाता है, उसके कारण वो उसका रंग लाल दिखाई देता है। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट यहाँ पे विच एल्गी कॉमनली नोन एज वाटर सिल्क और पॉन्ड सिल्क। कौन सा एल्गी है जो सामान्यतः जिसे वाटर सिल्क या पॉन्ड सिल्क यानी कि जो तालाब या पानी में पाया जाता है, तो होता है आपका स्पाइरोगाइरा जिसे वाटर सिल्क भी या पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका स्पाइरोगाइरा है। चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कवक या फंगी की खोज किसने की थी। कवक या फंगी की खोज किसने की थी, तो ये की थी R.S. व्हिटकर ने। नेक्स्ट यहाँ पे है फंगी का सेल वॉल से बना होता है। फंगी किस सेल वॉल से बना होता है, तो ये आपका काइटिन सेल वॉल का बना होता है फंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी। इवानोस्की ने वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ पे है इवानोस्की ने TMB यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस की खोज किस पौधे पर की थी, तो आपकी तंबाकू पर इवानोस्की ने जो वायरस की खोज की थी TMB नामक वायरस की, तो तंबाकू यानी कि जिसे खैनी भी बोला जाता है उस पे की थी। नेक्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक वो पेनिसिलिन है। नेक्स्ट यहाँ पे है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी तो रॉबर्ट कोच हैं। दूध से दही किस बैक्टीरिया के कारण बनता है, ये सबको पता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध से दही का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है दलहनी पौधों जिसे इंग्लिश में लेगुमिनस प्लांट बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है। दलहनी पौधों में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वह किस जीवाणु के कारण होता है, तो अब राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के कारण दलहनी यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेगुमिनस प्लांट्स में। नेक्स्ट यहाँ पे है विनेगर बनाने में किस बैक्टीरिया का यूज होता है, तो एसिटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया का विनेगर बनाने में यूज होता है। एसिटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया। नेक्स्ट यहाँ पे है जूट और लेदर इंडस्ट्री में किस बैक्टीरिया का यूज होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया का यूज आपका जूट और लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन जिसे कि हिंदी में बृहदान्त्र बोला जाता है, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। कोलोन जहाँ पे
स्पॉटी निकलता है, उसे कोलोन बोला जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? वो आपका ई कोली नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। चाय के टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया चाय के टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो माइक्रोकोकस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है चाय के टेस्ट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स किंगडम, यानी कि पादप जगत का उभयचर। उभयचर किसे बोलते हैं? जो पानी में भी और जमीन पे भी रहे उसे उभयचर, जैसे कि मेढक। तो किसे कहा जाता है? प्लांट्स मतलब एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर। तो आपका ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। हाईएस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है ब्रायोफाइटा में। अगर पौधे को ट्रांसप्लांट करना होता है यहाँ से वहाँ, तो उसमें ब्रायोफाइटा के कुछ प्लांट्स रखे जाते हैं, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सभी पौधों को बचाए रखता है। तो हाईएस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो ब्रायोफाइटा में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है रेप्टिलिया और प्लांट किंगडम। रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत का सरीसृप किसे कहा जाता है? रेप्टिलिया मतलब सरीसृप जिसे बोलते हैं। तो पादप जगत का रेप्टाइल्स वो टेरिडोफाइटा को बोला जाता है। टेरिडोफाइटा का प्रोनाउंसिएशन टेरिडोफाइटा होता है और लिखा पी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो सबसे छोटे फूल का क्या नाम है? तो वो नाम है आपका ओल्फिया। ओल्फिया सबसे छोटा फूल है। और सबसे बड़े फूल की बात करें तो और रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया सबसे बड़ी फूल है। सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? तो आपकी विक्टोरिया रेजिया की सबसे बड़ी पत्ती होती है। सबसे छोटा सीड कौन सा किसका होता है? तो ऑर्किड का सीड सबसे छोटा होता है। ऑर्किड एक फ्लावर है, तो ऑर्किड का सीड जो है वो सबसे छोटा। सबसे बड़ा सीड किसका होता है? तो लोडेसिया। लोडेसिया का बीज जो है वो सबसे बड़ा होता है, लोडेसिया का बीज। मैच स्टिक या दिया सलाई किस लकड़ी से बनाई जाती है? जो दिया सलाई आपने देखा होगा माचिस, वो किस लकड़ी से बनाई जाती है? वो पाइन यानी कि चीड़ की लकड़ी से बनाई जाती है। और तारपीन का जो तेल है वो भी कहाँ से निकाला जाता है? तो वो भी चीड़ से ही तारपीन का तेल निकाला जाता है, पाइन से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा तो ये चिलगोजा को बोला जाता है। और चिलगोजा क्या होता है? चीड़ के पौधे के बीज को सुखाया जाता है, उसे चिलगोजा बोला जाता है। चीड़ के पौधे यानी कि पाइन के पौधे के बीज को सुखाया जाता है, उसे चिलगोजा बोला जाता है, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लांट्स के एज काउंट करने की विधि को क्या कहते हैं? प्लांट्स के एज काउंट करने की विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो प्लांट्स के पता लगाते हैं ना कि ये कितना वर्ष का प्लांट्स है, तो उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई है हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक। नेक्स्ट यहाँ पे है हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक किसने लिखी है? हिस्टोरिया एनिमेलिया तो आपकी एरिस्टोटल ने लिखी है, और हिस्टोरिया प्लांटेरम वो थियोफ्रेस्टस ने लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पे है त्वचा के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो त्वचा के बाहरी हिस्से को एपिडर्मिस बोला जाता है, त्वचा के बाहरी हिस्से को। नेक्स्ट यहाँ पे है गाजर में लाल रंग और नारंगी रंग किस किस के कारण होता है? तो लाल रंग जो गाजर में लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण, और नारंगी रंग वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसे शायद हमने सेकेंड बार देखा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? तो सिम्फर ने क्लोरोफिल की खोज की थी। सिम्फर नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोफिल की खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रांसपायरेशन, जिसे हिंदी में वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है, कि दर को मेजर करने वाले डिवाइस का क्या नाम है? वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? यानी कि ट्रांसपायरेशन के दर को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम है पोटोमीटर।
नेक्स्ट यहाँ पे पौधों की वृद्धि को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे क्रेस्कोग्राफ बोला जाता है, जिसकी खोज जगदीश बोस ने की थी। क्रेस्कोग्राफ की खोज, जिससे पौधों की वृद्धि मापते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है विंड की स्पीड को किस यंत्र से मापते हैं? उसे एनीमोमीटर से मापते हैं, विंड की यानी कि हवा के स्पीड को। नेक्स्ट यहाँ पे है पपीते का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका केरिका ज़ेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है, केरिका ज़ेंथिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। प्लांट्स में क्या होता है कि मेन 7 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में, जिसमें एक प्राइमरी और सेकेंडरी हार्मोन्स में दो भाग में बटे होते हैं। प्राइमरी हार्मोन्स में बात करें तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड प्राइमरी हार्मोन है प्लांट्स के। और सेकेंडरी की बात करें तो वो आपका फ्लोरिजेंस एंड ट्रोमैटिन, ये 2 सेकेंडरी हार्मोन हैं प्लांट्स के। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि रोगों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? उसे एटियोलॉजी बोला जाता है। रोगों के अध्ययन को एटियोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स डिजीज, और प्लांट्स के रोगों को अध्ययन को क्या बोला? प्लांट्स के रोगों के अध्ययन को तो प्लांट्स पैथोलॉजी या फाइटोलॉजी बोला जाता है। प्लांट्स पैथोलॉजी या फाइटोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ पाइथोलॉजी, मतलब पाइथोलॉजी के पिता ईजे बटलर को बोला जाता है। ईजे बटलर को फादर ऑफ फाइटोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पे फसलों को गिरने से बचाता है, पौधों को सूर्य की रोशनी के तरफ ले जाता है, तो वो कौन सा हार्मोन है? तो प्लांट्स वाला हार्मोन अभी देखा था हम लोगों ने। तो कौन सा हार्मोन? जो प्लांट्स हार्मोन है वो आपका ऑक्सिन नामक हार्मोन है, जो फसलों को, कभी कभी आपने देखा होगा कि धान की फसलें जो गिर जाती है, जो कभी सूर्य की रोशनी उन्हें नहीं मिलती तो वो फसलें गिर जाती हैं, तो वो ऑक्सिन हार्मोन आपको बचाता है और उसे सूर्य की रोशनी की तरफ यानी कि ऊपर उठाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है रेड रॉट फंगल डिजीज, लाल विगलन रोग जिसे हिंदी में बोलते हैं, किस पौधे में होता है? रेड रॉट फंगल डिजीज, ये शुगर केन यानी कि गन्ना में रेड रॉट फंगल डिजीज पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है टिक्का डिजीज किस में होता है? टिक्का डिजीज ये मूंगफली में होता है टिक्का डिजीज। और डिजीज इन वीट में कौन कौन से फंगल डिजीज होते हैं? तो आपका कार्नल बंट पूछा जाता है कि कार्नल बंट डिजीज किस अनाज में या किस फसल में होता है? तो आपका वीट में होता है। ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और टुंडू बैक्टीरियल। येलो रस्ट किसके कारण होता है? तो टुंडू एक डिजीज है जो कि बैक्टीरियल है, वो ये भी कहाँ होता है? तो आपकी वीट यानी कि गेहूं में होता है टुंगू डिजीज, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। बाकी अदर ये जो है कार्नल बंट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट, ये सभी फंगल डिजीज है वीट के। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लैक आर्म बैक्टीरियल डिजीज, किस पौधे में होता है? ब्लैक आर्म, तो ये आपका कॉटन यानी कि कपास में होता है ब्लैक आर्म बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट यहाँ पे है लेट ब्लाइट फंगल डिजीज, जिसे हिंदी में विलंबित अंगमारी रोग बोलते हैं, किस में होता है? लेट ब्लाइट फंगल डिजीज, तो ये आपका पोटैटो यानी कि आलू में होता है लेट ब्लाइट फंगल डिजीज। नेक्स्ट है यहाँ पे है टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? तो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका राजमुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसको हमने सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ट्रिक से याद किया है, ये आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपका टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो आपका राजमुंदरी में है। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे की बात करें तो आपका 31 मई को
वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट यहाँ पे है धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। धान यानी कि पैडी में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये जिंक या जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। मिर्ची का लाल रंग किसके कारण होता है, मिर्ची का जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है, तो कैप्सैंथिन के कारण मिर्ची का रंग लाल होता है। और उसमें तीखापन, मिर्ची जो तीखी लगती है वो किसके कारण, जो चरपराहट की आवाज़ आती है मिर्ची में, वो किसके कारण, वो कैप्सेसिन के कारण होती है। और रंग की बात करें, रंग लाल होती है तो कैप्सेंथिन के कारण, और तीखेपन की बात करें यानी कि चरपराहट की बात करें तो कैप्सेसिन के कारण होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है विच प्लांट्स कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। किस प्लांट को हर्बल इंडियन डॉक्टर बोला जाता है, यानी कि भारतीय डॉक्टर बोला जाता है कौन से प्लांट को, तो वो बोला जाता है आंवला को हर्बल इंडियन डॉक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपका भोपाल में है, यानी कि जो मृदा अनुसंधान संस्थान है वो आपका कहाँ है, वो आपका भोपाल में है। नेक्स्ट यहाँ पे पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, ये भी शायद दूसरी बार आ रहा है। तो पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। और जाइलम का क्या, पौधों में जो जाइलम होता है उसका काम क्या होता है, तो जाइलम ये वाटर एंड मिनरल्स को जड़ से लीव्स तक पहुंचाता है। जाइलम का काम क्या होता है, यानी कि भोजन को पहुंचाना लीव्स तक, पत्ते तक। वाटर एंड मिनरल्स को जड़ से लीव्स तक पहुंचाता है। और फ्लोएम की बात करें तो ये ग्लूकोज को प्लांट्स के सभी भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है एटम बम की खोज किसने की थी। एटम बम की खोज ऑटो हन नामक साइंटिस्ट ने की थी। एटम बम की खोज ऑटो हन नामक साइंटिस्ट ने की थी। और ये भी पूछा जाता है कि एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर, यानी कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर एटम बम काम करता है। अगर हाइड्रोजन बम की बात करें, हाइड्रोजन बम, तो वो आपका हाइड्रोजन बम, तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दोनों होता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों होता है हाइड्रोजन बम में। लेकिन एटम बम में सिर्फ नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट है तारों का कम या ज़्यादा चमकना किस पे निर्भर करता है। आप देखते होंगे कोई तारा ज़्यादा चमक रहा है, कोई कम चमक रहा है, तो किस कारण चमकता है, तो उसके टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमकेगा, जिसका कम होगा वो कम चमकेगा, यानी कि तापमान कम या ज़्यादा से इसका निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे टेलीविज़न के अंदर प्राइमरी कलर के रूप में किसका यूज होता है। टेलीविज़न में जो प्राइमरी कलर होते हैं तो आपके RB+G, यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन, 3 कलर टेलीविज़न में प्राइमरी कलर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश एक माध्यम से, जब ये एक माध्यम है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो चेंज। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसने मापा था, तो आपका रोमर ने मापा था प्रकाश का वेग। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है, तो कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज कैमरे में किया जाता है। हमारे आँखों में किस प्रकार के लेंस होते हैं, तो हमारे आँखों में भी उत्तल लेंस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है लेज़र का आविष्कार किसने किया था। लेज़र का आविष्कार थियोडर मेमन ने किया था। लेज़र का आविष्कार थियोडर मेमन ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का फैलाव का अध्ययन करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के फैलाव का अध्ययन करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो आपका स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट को
स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है मोटरसाइकिल में हेडलाइट की चमक को ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। मोटरसाइकिल में जो हेडलाइट है तो है उस पर एक लेयर लगाया जाता है, तो पोलराइड का लेयर लगाया जाता है ताकि उसका चमक को ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण लगा होता है। जो रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है पेरिस्कोप, उसमें कौन सा दर्पण यानी कि मिरर लगा होता है, तो उसमें प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण लगा होता है। किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। हाईएस्ट एनर्जी वो ब्लू कलर में हाईएस्ट एनर्जी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है कांच से हवा में गुजरने पर प्रकाश की गति और वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। कांच से, जैसे यहाँ पे कांच है तो कांच से हवा, यहाँ से कांच से हवा में प्रकाश गुजरने पर प्रकाश की गति और उसके वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोनों क्या होता है कि दोनों बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने और कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है, उसमें 2 उत्तल लेंस यानी कि 2 कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें 1 उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे कि कन्वेक्स लेंस जिसे हिंदी में उत्तल लेंस बोला जाता है, और कनकेव जिसे अवतल बोला जाता है, अवतल। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तो ये आपका ऐसे उत्तल लेंस बना होता है। और कनकेव की बात करें तो ये आपका केव, लास्ट में कनकेव में आ रहा है ना, तो केव यानी कि गुफा, तो ये गुफा ऐसे अंदर धंसा हुआ है, तो इसलिए ऐसे करके हम इसे याद कर सकते हैं। या तो फिर देखिए ये आपका 7 लेटर यानी लंबा आ रहा है, तो ये भी आपका 4 लेटर में आ रहा है, और उत्तल 3 लेटर में है, तो ये आपका 6 लेटर में है, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल में किसका उपयोग किया जाता है। टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड यानी कि औरक्त जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसका यूज किया जाता है रिमोट में, टेलीविज़न के रिमोट में। नेक्स्ट यहाँ पे आँखों का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है, तो आपका आइरिस के कारण होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ऐश्वर्या की आँखें, झील से आँखें ग्रीन आँखें हैं, या फिर उसकी ब्लू आँखें हैं, उसकी ब्राउन आइज़ है, तो वो आँखों का कलर नहीं होता, वो आइरिस का कलर होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि आँखों का विशिष्ट रंग वो किसके कारण होता है, तो आइरिस के कारण होता है। तो हम वैसे बोलेंगे उसका आँख ब्लू या नीला या ब्राउन नहीं है, उसकी आइरिस ब्लू या ग्रीन है। नेक्स्ट यहाँ पे है रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। हमारे आँखों में जो रेटिना होता है तो उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे है आँखों के ऑपरेशन में क्या बदला जाता है, क्या चेंज किया जाता है, या फिर आँखों को जो डोनेट करते हैं तो क्या डोनेट करते हैं, क्या दान देते हैं, तो कॉर्निया को डोनेट करते हैं, और जो आँखों का ऑपरेशन होता है उसमें कॉर्निया ही बदला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है लगभग कितने समय तक एक छवि गायब होने से पहले रेटिना पर बनी रहती है। आपने जो जिस चीज़ को देखा, किसी वस्तु को देखा, तो वो आपके आँखों से गायब होने से पहले रेटिना पर कितनी देर तक बनी रहती है, तो 1/16 सेकेंड यानी कि 1/16 सेकेंड वो आपके रेटिना पर बनी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रकाश किस पर निर्धारित करता है। प्रकाश किस पर निर्धारित करता है, तो वो आपका वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश निर्धारित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को ब्लैक दिखाई देता है, इस सबको मालूम है। नेक्स्ट यहाँ पे है आँखों के ऑपरेशन में क्या बदला जाता है, नेक्स्ट यहाँ पे है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन तो आपके हाइगेंस ने प्रकाश के
प्रकाश के तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो आपके हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वाइट कलर किसी भी रंग के प्रकाश में वाइट क्यों दिखाई देती है? वाइट जो कलर है वो किसी भी रंग का प्रकाश है, लाल, हरा, किसी भी पर, तो वाइट ही क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वह वाइट रंग जो है वो सबको रिफ्लेक्ट कर देती है, वो किसी को एब्जॉर्ब नहीं करती और सबको रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित कर देती है, जिसके कारण वह वाइट दिखाई देती है। और ब्लैक की बात करें तो ब्लैक सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए वह किसी भी रंग में ब्लैक दिखाई देती है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल कलर की गुलाब जो है वो वाइट रंग में और वाइट कलर और रेड कलर में सिर्फ रेड दिखाई देती है, बाकी जितने भी कलर है उसमें लाल गुलाब आपका काला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पे है उत्तल दर्पण का यूज। ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन देख सकते हैं, ये चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तल दर्पण का कहाँ? स्ट्रीट लैंप में ऐसे पूछा जाता है कि स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का यूज होता है? स्ट्रीट लैंप पे तो ये आपका उत्तल दर्पण का यूज होता है। स्ट्रीट लैंप अपने गलियों में जो लैंप जो लगे होते हैं वो वहाँ पे उत्तल दर्पण लगे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सड़कों पर रिफ्लेक्टर लैंप जो लगे होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का यूज होता है। रियर व्यू मिरर उसमें भी उत्तल दर्पण का यूज होता है। और कार में अपने गाड़ियाँ में जो साइड मिरर होता है, जो ड्राइवर के साइड मिरर होता है उसमें भी उत्तल दर्पण, और रियर व्यू जो सामने बीच में सेंटर में जो मिरर लगा होता है रियर मिरर व्यू, उसमें भी क्या है कि उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कनकेव, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव यानी कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो ये टॉर्च में किस दर्पण का? तो कनकेव मिरर का यूज होता है यानी कि अवतल दर्पण का। सेविंग मिरर जो सेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। ENT जो ईयर, नोज एंड थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं वो भी कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और डेंटिस्ट के जो हेड मिरर होता है, डेंटिस्ट का हेड मिरर जिससे वो देखते हैं दांतों में लगाकर, तो उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। वाहनों के हेडलाइट में वहाँ भी कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का यूज होता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। सर्च लाइट की बात करें तो वहाँ भी और कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का यूज होता है। और ये डिफरेंट एग्जाम में सब अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि सोलर कुकर में किस मिरर का यूज होता है या फिर किसका यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की बात करें तो ड्रेसिंग टेबल में जो है वो आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण का यूज होता है। और पेरिस्कोप, अभी हम लोगों ने देखा था पेरिस्कोप, तो इसमें क्या होता है, पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर 45 डिग्री पर लगाया जाता है। पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर का यूज 45 डिग्री पर किया जाता है। और कैलिडियोस्कोप की बात करें तो इसमें 3 प्लेन मिरर 60 डिग्री पर लगाए जाते हैं, कैलिडियोस्कोप। नेक्स्ट यहाँ पे पनडुब्बी या पेरिस्कोप में अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा कि 2 प्लेन मिरर 45 डिग्री पर लगाए जाते हैं। तो पेरिस्कोप का यूज़ क्या होता है? तो पेरिस्कोप पनडुब्बी की एक्टिविटी को पता लगाने के लिए किसका यूज होता है? तो आपका पेरिस्कोप का यूज होता है। जो समुद्रों में सबमराइन होते हैं ना, तो उनकी एक्टिविटी का पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का यूज होता है, जहाँ पे 2 प्लेन मिरर का यूज 45 डिग्री पर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है समतल दर्पण यानी कि ड्रेसिंग टेबल में किसी ऑब्जेक्ट को पूरी इमेज देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की कितनी होनी चाहिए? जो दर्पण है, जैसे ये आपका ड्रेसिंग टेबल है, तो आपके वस्तु जो है, वस्तु की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु यहाँ पे एक वस्तु है, तो ड्रेसिंग टेबल की पूरी इमेज देखने के लिए दर्पण जो है वो वस्तु का कितना ऊंचा होना चाहिए? पूरा जो है ये वस्तु दिखाई दे तो ये दर्पण इसका वस्तु का आधा होगा। जैसे इतने बड़ा वस्तु है तो दर्पण इसका इतना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, तब जाकर वस्तु पूरी दिखाई देगी।
नेक्स्ट यहाँ पर है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक रिफ्लेक्टर कौन है? तो सबसे अच्छा परावर्तक सिल्वर है, यानी कि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। नेक्स्ट यहाँ पर रिफ्लेक्शन हमेशा समान माध्यम में होता है। समान जो परावर्तन है वो हमेशा क्या होता है कि समान माध्यम में होता है, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, तो ऐसे समान माध्यम में होता है। सूर्य के प्रकाश का विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसे पहुंचता है? तो वो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है और उसे कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। वाटर में प्रकाश का वेग यानी कि जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आपका 2.5 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है जल में। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किसने कहा था कि प्रकाश एक प्रकाशीय चुंबकीय तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने कहा था? ये आपके मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट है आपका प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत यानी कि डिफ्रैक्शन थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? डिफ्रैक्शन थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत तो थॉमस यंग ने दिया था प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पे लाइट हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है, ये आप याद रखेंगे। लाइट हमेशा क्या करती है कि वो सीधा रेखा में, वो जिगजैग या किसी भी तरह नहीं, वो सीधा रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट यहाँ पे है सबसे कम विचलन किस रंग में होता है? जो विचलन है, जो डेविएशन है, विचलन जिसे इंग्लिश में डेविएशन बोला जाता है, तो सबसे कम विचलन किस रंग में होता है? तो आपका रेड में सबसे कम विचलन होता है। वेवलेंथ, मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी, रेड का क्या है कि वेवलेंथ भी वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है रेड कलर में, इसलिए जो डेविएशन है वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? तो सर्वाधिक विचलन आपका बैंगनी कलर में होता है, जहाँ पर वेवलेंथ आपका मिनिमम होता है और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है कि इनवर्स, जो वेवलेंथ मिनिमम होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होता है वायलेट कलर में, इसलिए इसका विचलन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है पानी के अंदर साउंड की स्पीड को किस यंत्र से मेज़र किया जाता है? तो आपका हाइड्रोफोन से पानी के अंदर जो साउंड है उसकी स्पीड को मेज़र किया जाता है हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट है अल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। अल्टीमीटर का यूज़ ऊंचाई मापने में किया जाता है, अल्टीमीटर का यूज। नेक्स्ट है ह्यूमन के वोकल कॉर्ड यानी कि वाक तंतु को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है ह्यूमन के वोकल कॉर्ड को, वाक तंतु को? तो लैरिंग्स बोला जाता है ह्यूमन के वोकल कॉर्ड को। और बर्ड की बात करें, पक्षियों की, तो उसे सैरिंग्स बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है साउंड किस प्रकार की तरंग है? तो साउंड एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। साउंड किस प्रकार की तरंग है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट यहाँ पे है WHO के अनुसार डेसिबल साउंड ह्यूमन ईयर के लिए सही है। कितना डेसिबल साउंड ह्यूमन ईयर के लिए सही है? तो 45 डेसिबल साउंड जो है यो मानव के कान के लिए सही है। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, जेनेवा में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 45 डेसिबल। नेक्स्ट यहाँ पे है आम बातचीत में अगर बात करें तो 40 से 45 डेसिबल सही साउंड है, निकलता है। आम जो बातचीत हम लोग करते हैं तो उसमें 40 से 45 डेसिबल साउंड उत्पन्न होता है। अगर हम तेज़ बातचीत करें तो वहाँ पर 50 से 60 डेसिबल
का साउंड उत्पन्न होता है। डीजे जब बजता है तो वहाँ पे 80 डेसिबल का साउंड उत्पन्न होता है। अगर 90 डेसिबल से अधिक साउंड बजे तो वो ह्यूमन ईयर के लिए, जो मानव कान के लिए, हमारे कान के लिए वो क्या होता है कि हानिकारक होता है जब 90 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड बजे। अगर 100 डेसिबल से साउंड अधिक सुनने पर व्यक्ति क्या हो सकता है, कोई पागल हो सकता है 100 डेसिबल से अधिक साउंड सुनने पर। नेक्स्ट है यहाँ पे साउंड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण साउंड पतला या मोटा सुनाई देता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि उसका आवाज़ मोटा है, उसका आवाज़ पतला है, यानी कि साउंड पतला श्रील, जिसे इंग्लिश में श्रील बोलते हैं, और मोटा जिसे ग्रेव बोला जाता है। तो किस प्रॉपर्टी के कारण आपकी आवाज़, किसी की आवाज़ मोटा और पतला सुनाई देता है? तो आपका तारत्व, जिसे इंग्लिश में पिच बोला जाता है। तो पिच के कारण किसी भी व्यक्ति या जानवर का आवाज़ वो मोटा और पतला यानी कि श्रील या ग्रेव सुनाई देता है। तो पिच जितना ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, उतना ही ज़्यादा होती है, यानी कि दोनों है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। पिच ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और उसी के कारण साउंड पतला या मोटा सुनाई देता है। तो पिच ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि साउंड पतला होगा, और पिच कम होगा तो साउंड मोटा होगा। तो पिच औरतों में क्या होता है कि पिच ज़्यादा होता है, औरतों की आवाज़ थोड़ी पतली होती है इन कंपेयर टू मेल के अकॉर्डिंग। जो फीमेल में होती है उनका जो आवाज़ पतला होता है, यानी कि उनका पिच ज़्यादा होता है। अगर मैक्सिमम पिच की बात करें तो मच्छर में होता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम पिच यानी कि जो सबसे पतला साउंड है वो किसका होता है, तो मच्छर का होता है, क्योंकि उसका पिच जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और मोटा साउंड जब कम पिच होगा तो आपका मोटा साउंड निकलेगा, जैसे टाइगर लोग का है, मेल का है इन कंपेरिजन टू फीमेल। और फ्रॉग का, ये सब टर ऐसे बोलते हैं फ्रॉग, इनका मोटा आवाज़ निकलता है तो इनका पिच कम होता है, इसलिए इनका मोटा आवाज़ निकलता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी और वेधन क्षमता किसकी होती है? सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी और वेधन क्षमता तो आपकी गामा रे की होती है, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी और वेधन क्षमता। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। इसको कैसे याद करेंगे कि जब GFBF का ब्रेकअप हो जाता है तो एक दूसरे के लिए एक्स बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए रोते हैं। रो एंड जन, दोनों जन क्या होता है कि रोते हैं, ऐसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के एक्स बन जाते हैं और दोनों जन रोते हैं, तो रो एंड जन। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रो एंड जन ने की थी। अब यूवी रे जो है उसको किसने खोजा था, डिस्कवर किसने किया था? वो किया था रिटर ने। तो यू यानी कि तुम, और वी यानी कि वी ऐसे आ रहा है ना, वी यानी कि हम। जब तुम और हम दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे तो टर करेंगे, रीटर यानी कि बातचीत। दो लोग मिलते हैं तो बातचीत करते हैं यानी कि टर करते हैं। तो ऐसे रिलेट करके यूवी रे का डिस्कवर रीटर ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे है नेफोमीटर का यूज किसे मापने के लिए होता है? नेफोमीटर का यूज तो बादल की डेंसिटी मापने के लिए नेफोमीटर का यूज होता है, बादल की डेंसिटी मापने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा में किसका यूज किया जाता है? आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में। नेक्स्ट यहाँ पर है वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को। नेक्स्ट यहाँ पे है अगर बैरोमीटर में रीडिंग अचानक से गिरने लगे तो किसका संकेत है? तो बैरोमीटर, जैसे कि सपोज ये एक बैरोमीटर है, अगर बैरोमीटर है ये, तो आपका रीडिंग क्या हुआ कि अचानक से गिरने लगा, तो ये आपका आंधी तूफान यानी कि स्टॉर्म का संकेत है। आंधी तूफान अचानक ही आता है, तो अचानक जब गिरेगा तो क्या होगा, आंधी तूफान आएगा। और अब जब क्या होगा, वो धीरे धीरे गिरेगा, वो धीरे धीरे करके गिरेगा
तो वर्षा का संकेत होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बैरोमीटर में रीडिंग जब धीरे धीरे गिरता है तो वह वर्षा का संकेत होता है, और जब अचानक गिरता है तो क्या होता है कि आंधी तूफान का संकेत करता है। और जब बैरोमीटर में उसका रीडिंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है तो वो साफ मौसम का संकेत करता है कि मौसम साफ होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे है हॉट सूप ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है। तो हॉट सूप जो है वो सरफेस टेंशन के कारण, जो पृष्ठीय तनाव के कारण है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पृष्ठ तनाव यानी कि गर्म सूप है तो उसका तनाव कम होता है, इसकी वजह से वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्षा जैसे बारिश की बूंदे का शेप भी पूछा जाता है कि गोला किसके कारण होता है। तो ये भी सरफेस टेंशन के कारण ही बारिश की बूंद गोल होती है, या फिर बहुत तरह के जो क्वेश्चन है जो एग्जाम इससे सरफेस टेंशन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्षा के बाद किसानों के द्वारा खेत जोतना किसका उदाहरण है। तो वर्षा के बाद किसान खेत क्यों जोतते हैं, तो केशिकत्व के कारण। क्या होता है कि मिट्टी में वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है केशिकत्व में, तो कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है कि ये पूछा जाता है कि कैपिलरी के एक्शन जो है केशिकत्व का उदाहरण क्या है। तो वर्षा के बाद किसान जो खेत जोतते हैं वो कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पे पेड़ को हिलाने पर फल या फूल का गिरना किसका उदाहरण है। जब पेड़ आप हिलाते होगे तो उसमें फल या फूल गिरता है तो किसका उदाहरण है। तो वो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का उदाहरण है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के प्रथम सिद्धांत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया यानी हिंदी में जड़त्व का नियम भी बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ इनर्शिया को। तो फूल और फल का नीचे गिरना उसी का एग्जाम्पल है। जैसे कंबल को डंडे से पीटना तो उस पर धूल गिरता है, तो ये भी आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। जैसे चलते गाड़ी में अचानक से ब्रेक देना, ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म होकर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे है रॉकेट का लॉन्च होना किसका उदाहरण है। तो रॉकेट का लॉन्च होना वो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ का हर एक एक्शन के विपरीत उतना ही रिएक्शन होता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ में है। तो रॉकेट का लॉन्च होना किसका उदाहरण है। तो ये भी आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ का उदाहरण है। या फिर किसी वॉल पे गेंद को फेंकना और उसका वापस आना भी, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है झूले पर बैठा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो क्या होगा। अगर झूला पर कोई व्यक्ति झूला पर झूल रहा है वह अचानक से खड़ा हो जाए, ऊपर खड़ा हो जाए तो क्या होगा। तो झूला क्या होगा कि वो तेजी से घूमने लगेगा, यानी कि जो इसका स्पीड है वो बढ़। नेक्स्ट है यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है। जो अर्थ का पृथ्वी का सतह है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बात करें तो सबसे कम, जैसे ये पृथ्वी है, ये आपका विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर है, ये आपका पोल है नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल है। तो इसका गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान सबसे कम कहाँ होगा। तो इसकी एक ट्रिक हम बताते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये माइनस का साइन है, क्या माइनस का साइन है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पर सबसे कम, माइनस यानी कि कम, तो माइनस यहाँ पे सबसे कम कहाँ होगा। तो इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पे सबसे कम होगा। अब माइनस से ऊपर आप जाओगे, माइनस से ऊपर जाओगे यानी कि जी का मान बढ़ेगा। अगर माइनस से नॉर्थ पोल की तरफ जाओ तो ये भी जी का मान बढ़ेगा, और इधर साउथ पोल की तरफ जाओ तो ये भी जी का मान बढ़ेगा। तो एग्जाम में 3-4 इससे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इक्वेटर से आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इक्वेटर यानी कि माइनस, तो माइनस से आप किधर भी जाओ, नॉर्थ पोल जाओ या साउथ पोल जाओ तो डी का मान बढ़ेगा ही। अगर ये पूछा जाए कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जाने से जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसे इक्वेटर को माइनस से याद करेंगे। तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल से माइनस की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो घटेगा। ऐसे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। या तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने पर
जी का मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाओगे तो सबसे पहले इक्वेटर आएगा, उसके बाद ही नॉर्थ पोल जाओगे ना। साउथ पोल से अगर जाना है आपको नॉर्थ पोल तो इक्वेटर आएगा, तो जी का मान पहले घटेगा, देन जी का मान बढ़ेगा। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी कि थोथे का तेल का रासायनिक नाम क्या है। थोथे के तेल का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है, हिंदी में थोथे का तेल। इसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाता है। ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा वो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है। सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु वो ऑस्मियम है। अर्थ क्रस्ट भूगर्भ में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। अर्थ क्रस्ट में तो वो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है। गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो गेहूं में ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटीन होता है ना गेहूं में, तो गेहूं में ग्लूटारिक एसिड पाया जाता है। टी की बात करें तो टी में हमने देखा था टैनिक एसिड पाया जाता है। टमाटर की बात करें ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑक्जेलिक, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। विनीगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और घास की बात करें तो घास में आपका बेंजोइक एसिड पाया जाता है। एक नेटल पौधा होता है, नेटल एक पौधा होता है जिसकी पत्ती में पूछा जाता है कि कौन सा एसिड पाया जाता है, तो नेटल के पौधे की पत्ती में, चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में, ये तीनों में फॉर्मिक एसिड या इसे मेथेनोइक एसिड बोला जाता है। तो फॉर्मिक एसिड भी दे सकता है, मेथेनोइक एसिड भी दे सकता है। तो ये पाया जाता है आपका नेटल के पौधे की पत्ती में, चींटी में और मधुमक्खी के डंक में। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे बॉडी का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे बॉडी का पीएच मान 7.5 to 8 होता है हमारे बॉडी का पीएच मान। नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर हमारे बॉडी का पीएच मान 2 से लेकर 2.5 यानी कि 2.5 हो जाए तो मौत हो जाती है किसी भी ह्यूमन की। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे भारी इनर्ट गैस कौन है। सबसे भारी इनर्ट गैस कौन है, तो वो आपका रेडॉन है सबसे भारी इनर्ट गैस। और सबसे हल्की की बात करें तो आपका हीलियम है सबसे हल्की इनर्ट गैस। नेक्स्ट यहाँ पे है, कौन सी गैस हमें अर्थक्विक के समय जो भूकंप आती है, अर्थक्विक के समय एटमॉस्फेयर में दिखने लगती है। जनरली ऐसे नहीं दिखती, लेकिन जब अर्थक्विक यानी कि भूकंप आती है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती है। तो आपका रेडॉन है जो भूकंप के दौरान एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है, एकमात्र तरल धातु, ओनली लिक्विड नॉन मेटल, वो है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन मात्र एक तरल अधातु है, वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट यहाँ पे है, पारा के अलावा दूसरा धातु कौन सा है जो कमरे के तापमान पर तरल हो सकता है। तो आपका गैलियम है जो पारा के अलावा है, जो कमरे के तापमान पर क्या है कि तरल हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि सर्वाधिक जो प्यूरेस्ट शुद्ध जो जल है वो किसका होता है, तो रेन वाटर यानी कि वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध होता है। एग के वाइट पार्ट को कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। एग के वाइट पार्ट में एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एग के वाइट पार्ट में एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है, तो हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व हेल्प करता है, तो ब्लड के थक्का जमने में कैल्शियम हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे, मूर्खों का सोना यानी कि फुल्स गोल्ड किसे बोलते हैं, तो ये आयरन पाइराइट जिसे FeS2 भी बोला जाता है, आयरन पाइराइट को फुल्स गोल्ड यानी कि मूर्खों का सोना बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, फ्यूचर का
धातु किसे कहा गया है? फ्यूचर का धातु यूरेनियम को फ्यूचर का धातु कहा गया है, और फ्यूचर के ईंधन की बात करें तो उसे हाइड्रोजन को फ्यूचर का ईंधन बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि सर्वाधिक जो विद्युत नकारात्मक तत्व हैं वो क्या है? वो फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो आपका फ्लोरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? वो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। ब्यूटेन का यूज सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन का यूज होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट सबसे शुद्ध ईंधन कौन सा है? तो सबसे शुद्ध ईंधन वो हाइड्रोजन है, जिसे फ्यूचर का ईंधन भी कहा गया है। दोस्तों आप लोग कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका पार्ट 2 मैं लाऊं या ना लाऊं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हो सके शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।